Hello friends, welcome to Scholar Studies Center. I am Dr. Garima Verma here with you to explore your economics. In this video, we will study whether economics is a science or an art. After then, we will know whether it is a positive science or it is a normative science. और उसी के बाद हम देखते हैं इसके मेथड्स, डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। तो आइए जानते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स एक साइंस है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं साइंस की तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या होता है, राइट। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं। साइंस में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या मतलब है इसका? कॉज मीन्स कारण, रीज़न, और उस कारण से क्या इफेक्ट हो रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हम साइंस में पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल लॉ की, जो कि एक साइंस का ही लॉ है, उसमें हम देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वर्क करता है कैसे। सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ में हम पढ़ते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे की तरफ आ जाती है। इसमें कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, वो वापस से नीचे की तरफ गिरती है, राइट। और इसीलिए हम ग्रेविटेशनल रूल साइंस में पढ़ते हैं। तो साइंस में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी भी हम करते हैं, और साइंस के लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, सिंपल, जो सभी जगह पर एक ही तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। तो हमने जाना कि साइंस की क्या क्या फीचर्स हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स एक साइंस है। तो सबसे पहले हम नोट्स के थ्रू इसे रेफर करते हैं। मीनिंग ऑफ साइंस में हम देखते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच ट्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जो अभी हमने देखा कि साइंस में सिस्टमैटिक स्टडी किया जाता है एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। साइंस में हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के बाद हमें उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और ये सारा हम फैक्ट्स के बेसिस पे करते हैं। मार्किंग जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेटिंग लॉज और थ्योरीज देयरबाय। जनरलाइजेशन की इसमें बात की गई है। तो जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन इट मीन्स पहले हमने एक एक करके ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने उसका जनरलाइजेशन किया। इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि ये कोरोना टाइम चल रहा है, इट मीन्स अभी हम लोग वैक्सीन की खोज कर रहे हैं। तो जैसे ही वैक्सीन की खोज हो जाती है, हम क्या करते हैं? उसे हम टेस्ट करते हैं, चेक किया जाता है किसी 1, 2 या 3 कुछ लोगों पर उसे चेक किया जाता है कि क्या उसके रिजल्ट पॉजिटिव हैं, और अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो हम उसका जनरलाइजेशन करते हैं। इट मीन्स कि अगर हम इस वैक्सीन को यूज़ करते हैं तो वो सभी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो इसी तरीके से हम पहले चेक करते हैं, एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद हम जनरलाइजेशन करते हैं साइंस में, और उसी के बेसिस पे लॉज एंड थ्योरीज बनाई जाती है। सब्जेक्टिंग इन द थ्योरीज टू द टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन। जो अभी हमने देखा कि रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं और उसी के बेसिस पे हम लॉज एंड थ्योरीज बनाते हैं। सो लाइक द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, इकोनॉमिक्स ऑल्सो सेटिस्फाई द अबव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इकोनॉमिक्स भी इन सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है। अब कैसे करता है वो हम देखते हैं। जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज की, तो इकोनॉमिक्स में भी सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया जाता है, और यही बात इसे साइंस की कैटेगरी में रखती है। उसके बाद हमने देखा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इकोनॉमिक्स में भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, और जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई दोनों ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे बताता है। लॉ ऑफ डिमांड है क्या? सिंपली अदर थिंग्स रिमेन इक्वल
If price increases, demand decreases, and if price decreases, demand increases. This is law of demand. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर सारे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया जाए तो प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस कम हो जाती तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हमें देखना है। हमने नोटिस किया कि प्राइस में चेंजेस हो रहा है। प्राइस जब इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, राइट, और अदर फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट है। तो कॉज हमारा है प्राइस, प्राइस में चेंजेस हो रहा है, इस कारण से, इस रीजन से इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, डिमांड में चेंजेस हो रहा है, राइट। तो यहीं से हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मिल जाता है कि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है, डिमांड में चेंजेस हो रहा है, और यही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। और इसीलिए इकोनॉमिक्स को हम साइंस की कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है लॉज, तो इकोनॉमिक्स के भी लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे कि हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड, तो ये हमारी सिटी में ही नहीं, हर सिटी, हर एरिया, हर कंट्री में ही इसी तरीके से एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे यहाँ पर ऐसा होगा कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ऐसा आपकी सिटी और अदर सिटीज़ में भी होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड और अदर लॉज भी इसी तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। तो यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिक्स को साइंस की कैटेगरी में रखती है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, साइंस तो है बट इट इज़ अ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस का मीनिंग क्या हुआ? सोशल, इट मीन्स हम सोसाइटी, हम ह्यूमन का स्टडी करते हैं, एंड इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहते हैं। तो यहाँ से हमने जाना कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। अब हम देखते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, राइट। तो हम नोट्स के थ्रू इसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आर्ट्स क्या होता है। आर्ट एक कला है। सिंपली जो भी हमने नॉलेज गेन किया है, जितना भी हमने सीखा है, उसे हम कैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम उसे नॉलेज को यूज़ करते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे हम अप्लाई करते हैं। तो यही है आर्ट। सिंपली आर्ट मीन्स प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। जितना भी हमें नॉलेज है उसे हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से उसे यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से बेहतर बना रहे हैं अपने नॉलेज को यूज़ करके, वही आर्ट होता है। सो केन्जियन डिफाइन आर्ट एज अ सिस्टम ऑफ द रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ गिवन एंड। जो भी हमारा काम है, जो भी हमारी वांट है, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स, उन सभी को पूरा करने के लिए हम हमारे नॉलेज को किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, दैट इज़ आर्ट। सिंपल। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, तो इकोनॉमिक्स एक आर्ट कैसे है? बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम जो भी थ्योरीज पढ़ते हैं, जो भी हम नॉलेज लेते हैं, उन सभी नॉलेज को हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करते हैं और हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज की, तब हम बात करते हैं टू नो, जानना, समझना। और जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, जब हम बात करते हैं आर्ट की, तब हम बात करते हैं टू डू, कि हम किस तरीके से कुछ काम करते हैं, किस तरीके से हम अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं। तो हमने देखा इकोनॉमिक्स एक साइंस है और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। अब हम देखते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है या इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस। तो साइंस की कैटेगरी में ही हम दो अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव साइंस किसे कहते हैं। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तब हम बात करते हैं व्हाट इट इज़, क्या है, कैसे है, एक्चुअल फैक्ट्स की बात करते हैं, रियल हैपनिंग्स की हम बात करते हैं। तो उसी को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम इस स्टडी नोट्स में देख सकते हैं, इट डील्स विद एक्चुअल हैपनिंग्स। एक्चुअल हैपनिंग्स क्या है, रियलिटी में क्या हो रहा है, हम उसकी बात करते हैं। इट प्रेजेंट्स रियलिटी और रियल पिक्चर्स,
हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन, कि रियलिटी क्या है, रियल पिक्चर्स क्या है, हम उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं को एनालाइज करते हैं। इट डज नॉट गिव एनी सजेशन, ये किसी भी तरीके के सजेशंस नहीं देते हैं, कोई एडवाइस नहीं देते हैं, सलाह नहीं देते हैं कि क्या करना चाहिए। सिर्फ इसकी बात करते हैं कि आखिर है क्या, क्या कंडीशंस है। ये सिर्फ इस बात की ऊपर फोकस करते हैं कि सिचुएशंस क्या है, राइट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि पप्पू फेल हो गया, एक जनरल सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जब हम बात करते हैं पप्पू फेल हो गया तो हम फैक्ट बता रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा है कि पप्पू फेल हो गया है। सिंपल, हम किसी भी तरीके का उसको एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हमने सिर्फ बोला है कि पप्पू फेल हो गया है, राइट। उसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया एक विकासशील कंट्री है, इंडिया में डेवलपिंग अभी तक हो रही है, राइट। तो ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में इंक्लूड होता है। इट कंसर्न विद फैक्ट्स, ये फैक्ट से कंसर्न है। इट स्पेसिफाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दैम, एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की इसमें बात की जाती है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मेटिव एस्पेक्ट या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। जब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस की या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो हम बात करते हैं व्हाट शुड बी, इसमें हम शुड की बात करते हैं, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, राइट। इसमें हम सजेशंस देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं क्या सही है और क्या गलत है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, इज इट बैड और इज इट गुड। तो जब हम सजेशंस देते हैं, जब हम वैल्यू जजमेंट की बात कर रहे हैं, तब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट की। तो आइए देखते हैं नोट्स के थ्रू। इट स्टडीज व्हाट ऑट टू बी और व्हाट ऑट टू हैव बीन। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ये बताते हैं। इट डील्स विद हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म आर, दे आर डिज़ायरेबल और नॉट, कि मैकेनिज्म जो है वो कैसे हैं, क्या है, सिचुएशंस क्या है, और उसी के साथ साथ ये जज भी करते हैं कि क्या ये डिज़ायरेबल है, क्या ये हमारे लिए सही है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इट डील्स विद नॉर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड सजेस्ट, ये फैक्ट्स की तो बात करते ही हैं, साथ में सजेशंस भी देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पप्पू फेल हो गया, ये एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, राइट। लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो घर वाले, नेबर, फ्रेंड्स फ्री में एडवाइस देते हैं, जैसे कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करोगे तो आप ज़रूर पास हो जाओगे। आपको रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए। तो हमने क्या देखा, सजेशंस दिए जा रहे हैं, एडवाइस दी जा रही है, तो ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में इंक्लूड होता है। एग्रीकल्चर इनकम शुड ऑल्सो बी फिक्स्ड, एग्रीकल्चर की इनकम को फिक्स किया जाना चाहिए। यहाँ पे सजेशंस दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, फार्मर्स जो है उनके वेलफेयर में ये काम किया जाएगा, राइट। तो हमने जब सजेशन की बात की, डिज़ायरेबल की बात की, तब हमने बात की नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स की। तो हमने देखा इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस भी है जब वो फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, एंड इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस भी है बिकॉज इसमें सजेशन भी दिए जाते हैं। सिंपल। अब हम देखते हैं कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है एंड इंडक्टिव मेथड क्या होता है। मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, किस तरीके से लॉज, थ्योरीज, ये सारे किस तरीके से बनते हैं और कैसे उनको लर्न किया जाता है, कैसे उन्हें समझा जाता है। सो हियर डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है। जब हम डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं तब हम जनरल से स्पेसिफिक की बात करते हैं। जनरल इट मीन्स हम सारी ही चीज़ों को एक साथ, जिनका जनरलाइजेशन हो रखा है, उससे स्पेसिफिक किसी एक की बात कर रहे हैं, राइट। तो डिडक्टिव मेथड में हम एक एग्जाम्पल की तरह इसे समझ सकते हैं। जैसे कि एक रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो रेस्टोरेंट के बारे में एक जनरल बात एक फिक्स हो रखी है कि रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है, इसका फूड बहुत ही डिलीशियस है, एक जनरलिज्म बन रखा है, राइट। अब अगर हम यहाँ से
हर लोग एक एक करके उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वहाँ का खाना अच्छा है। तो मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि ठीक है, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर आपने भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपको लगा कि नहीं बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में मेरी फ्रेंड भी गई, उसने देखा कि मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो क्या हो रहा है, जनरलिज्म ऑलरेडी बन रखा है कि रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। फिर हमने एक एक करके उसे चेक किया, जैसे मुझे वो ठीक लगा, आपको वो बहुत अच्छा लगा और किसी को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वही बात है, जनरलिज्म से हम स्पेसिफिक की तरह जाते हैं। जब थ्योरीज ऑलरेडी बन रखी है, कुछ अजम्पशन के बेस्ड पे लॉज बन रखे हैं और उसके बाद हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम उसे चेक करते हैं एक एक करके, तब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की, राइट। डिडक्टिव मेथड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रायर मेथड। इनके अलग अलग नाम भी है, जैसे प्रायर मेथड इट मीन्स प्री एग्जिस्टिंग मेथड, इसे हम प्री एग्जिस्टिंग मेथड कह सकते हैं या प्रायर मेथड, बिकॉज कि हमने बात की कि लॉज थ्योरीज ऑलरेडी बनी हुई है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। उसके बाद हम देखते हैं इन दिस मेथड द लॉज और थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल अजम्पशन। हम ये देखते हैं कि अजम्पशन के बेसिस पे लॉज एंड थ्योरीज बनाई जाती है। इन दिस मेथड द लॉजिक प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। जनरलाइजेशन से हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ हम जाते हैं। इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स फॉलोड डिडक्टिव मेथड। जब हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो इसी मेथड को फॉलो करते थे। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, इंडक्टिव IND इट मीन्स इंडिविजुअल। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, तो इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। जब हम इंडक्टिव पढ़ते हैं IND इट मीन्स हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जब हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं वो होता है इंडक्टिव मेथड। अब स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन कैसे होगा, जैसे कि हमने बात किया था कोरोना वैक्सीन की, उसमें हमने क्या देखा कि हमारा वैक्सीन जो है पहले एक एक करके सभी पे ट्राई किया जा रहा है, और जब हमने उसको ट्राई किया एक एक करके इंडिविजुअल स्पेसिफिक पे ट्राई किया, उसके बाद हमने उसका जनरलाइजेशन किया कि अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव है इट मीन्स कि वो सभी को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। जैसे अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तब कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, सबसे पहले मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ देखा कि खाना कैसा है, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। आप भी वहाँ गए, आपको भी वो खाना बहुत अच्छा लगा, और मेरी फ्रेंड भी वहाँ गई और उसे भी वो खाना बहुत अच्छा लगा वहाँ। तब एक एक करके हमने ऑब्जर्व किया, देखा, पहले सारे फैक्ट्स को, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने उसका जनरलाइजेशन किया और हमारी एक ओपिनियन क्या बनी कि वो रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो हम जब बात करते हैं पर्टिकुलर से जनरल की, तब हम बात करते हैं इंडक्टिव मेथड की, राइट। नोट्स में हम देख सकते हैं दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल मेथड और स्टेटिस्टिकल मेथड। स्टेटिस्टिकल मेथड जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है पहले, उसके बाद हमने कोई ओपिनियन बनाई है, उसके बाद हमने लॉज बनाए हैं। इन दिस मेथड द लॉज और थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और स्टेटिस्टिकल डेटा। फैक्ट्स के बेसिस पे लॉज बनाए जाते हैं, पहले देखा जाता है, चेक किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है फैक्ट्स को, उसके बाद हम लॉज एंड थ्योरीज बनाते हैं। इन दिस मेथड द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पहले एक की बात की जाती है, फिर उसकी जनरलाइजेशन की बात की जाती है। इन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फॉलोड इंडक्टिव मेथड। और अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, तो उसमें इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि पहले एक एक करके सारे फैक्ट्स देखे जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करके हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम लॉज एंड थ्योरीज बनाते हैं। तो सिंपल डिडक्टिव मेथड क्या होता है एंड इंडक्टिव मेथड क्या होता है, ये हमने जाना। सो इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, whether economics is a science or an art, and positive economics and normative economics. So I hope you understood it very well. So for now, bye bye.